बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 39 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 39 में आपको रिसर्च मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया है। अब इसमें एक्चुअल में आपको ओवरऑल इस लेसन में यही बताया गया है कि किस तरह से एक रिसर्च जब हो जाती है और रिसर्च में किसी किस्म का प्लेजरिज्म से या गलत इंफॉर्मेशंस या माल प्रैक्टिस या मैनिपुलेशंस या ऐसा कोई सीन रिसर्च में डाटा में हो जाए तो क्या किस टाइप के एथिकल इश्यूज़ की वायलेशंस हो सकती है या किस टाइप के एथिक्स को मेंटेन रखना होता है। ओवरऑल आपको ना इसी लेसन में जानने को मिलेगा। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप व्यूवर्स है या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और क्लासमेट के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आप स्टूडेंट्स को रिसर्च मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया। तो रिसर्च मिसकंडक्ट का मतलब है रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे गलत काम जो एथिक्स के अगेंस्ट हो। और ये काम ना अक्सर रिसर्च को डिज़ाइन, कंडक्ट, रिव्यू या फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते वक्त होते हैं। रिसर्च मिसकंडक्ट के तीनों मेजर किस्में हैं। अब तीन मेजर किस्में कौन कौन सी हैं? फैब्रिकेशंस है, फाल्सिफिकेशंस है और प्लेजरिज्म्स है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा आप स्टूडेंट्स। ओके, आगे फ़ाल्सिफ़िकेशंस की बात की जाए तो इसका मतलब है कि रिसर्च के डाटा या रिज़ल्ट को ना बदलना या जो डाटा है ना उसको मैनिपुलेट करना भी होता है। और ये टेम्परिंग मेथड्स या इक्विपमेंट को भी इन्वॉल्व कर सकता है फ़ाल्सिफ़िकेशंस। ओके, फैब्रिकेशंस की बात की जाए तो ये इसका मतलब होता है कि झूठे डाटा, रिजल्ट या रिसर्च आउटपुट्स को रिपोर्ट करना। मतलब कि गलत डाटा एक होता है, गलत डाटा एक होता है, झूठ मूठ का डाटा। तो झूठ मूठ का डाटा दे दिया, रिजल्ट भी झूठ मूठ का दे दिया, तो रिसर्च आउटपुट्स का जो रिपोर्ट थी उसको भी आपने झूठ मूठ पेश कर दिया कि रिसर्च में ये रिजल्ट निकला है। तो ये ना फैब्रिकेशंस में काउंट होगा। प्लेजरिज्म्स की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी और के आइडियाज़, काम या वर्ड्स को ना अपना बता के प्रेजेंट करते हैं कि ये मैंने काम किया है, बिना अगले इंसान की असल जो ऑथरशिप है उसको एक्नॉलेज किए या उसको बताए। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आप असाइनमेंट या जीडीबी जो भी अपलोड कर रहे होते हो तो अक्सर स्टूडेंट्स मतलब कि मुझे अक्सर कमेंट्स भी किए हैं स्टूडेंट्स ने कि सर प्लेजरिज्म का इशू आ गया, ये प्लेजरिज्म होता क्या है। तो प्लेजरिज्म का मतलब भी आप स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा कि एक तो ये होता है कि आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते बिना किसी को बताए। उसका डाटा अगर आप चुरा लेते हैं तो तभी प्लेजरिज्म्स और माल प्रैक्टिस में ये आएगा। ओके, आगे बताया गया कि लेकिन अगर कोई गलती अनजाने में होती है या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां ओपिनियंस का फ़र्क हो तो वो ना साइंटिफिक मिसकंडक्ट नहीं कहलाता। ओके, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपनी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस तैयार करती हैं जिसमें ना रिसर्चर्स को साइंटिफिक इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस दी जाती है। और ये गाइडलाइंस ये भी बताती है कि ऐसे केसेस को किस तरह रिपोर्ट किया जाए। ज़्यादा केसेस जिसमें ना साइंटिफिक मिसकंडक्ट देखे गए हैं वो डाटा या इमेज की मैनिपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। रिसर्चर्स अक्सर ना इमेज मॉडिफिकेशंस और मैनिपुलेशंस के बीच में फ़र्क नहीं समझते और विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग इमेज प्रोसेसिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे है प्लेजरिज्म्स एंड अनफेयर यूज़। इसमें आपको इन द स्टार्टेड प्लेजरिज्म्स के कंसेप्ट को ना मज़ीद अच्छे से समझाया गया। तो प्लेजरिज्म से मुराद ये वो एक्ट है जिसमें ना आप दूसरे का काम अपना बताते हैं और ये एथिक्स कोड्स
में स्पेसिफिकली ना मना किया गया है। प्लेजरिज्म का मतलब हो सकता है कि केयरलेस पैराफ्रेजिंग या फिर पूरे का पूरा सेक्शंस को बिना साइट किए कॉपी करना। ओके, ये यहाँ पे मैंने प्लेजरिज्म का जो मतलब है ना ये हाईलाइट किया हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपिंग बहुत ज़्यादा हो या ओरिजिनल ऑथर फाइनेंशियली वीक हो तो लीगल इशू भी हो सकता है। ओके, प्लेजरिज्म का ये मेन इशू यही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई यंग प्रोफेशनल्स को ना प्लेजरिज्म से की सीरियस नेचर का पता नहीं होता, क्योंकि ना जब वो स्टूडेंट्स होते हैं ना तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन से लेकर ना अपनी असाइनमेंट्स में वो मटेरियल यूज़ करते हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होता। ओके, तो इसलिए जब आप असाइनमेंट्स भी आप स्टूडेंट्स जब बनाते हैं ना तो किसी भी टॉपिक पे अगर कोई असाइनमेंट आ गई है तो उसमें ना आप अपनी वर्डिंग अपनी सेल्फ राइटिंग लाजमी इंक्लूड किया करें। इससे ये होगा कि प्लेजरिज्म्स की जो वायलेशन प्लेजरिज्म से होने वाली जो वायलेशंस होगी ना उससे बच जाएगी आपकी असाइनमेंट। एक एग्जांपल दी गई है प्लेजरिज्म्स को लेकर पीएचडी प्रोफेसर की। तो एक पीएचडी प्रोफेसर रॉब बैगिट को एक्सपोज किया गया है, जो अर्जेंटीना स्कॉलर्स के आर्टिकल्स को ना स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने नाम से पब्लिश करते हुए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने किया वो गलत था, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ना इन्होंने बस रिसर्च रिकॉर्ड को दूसरी लैंग्वेज में पब्लिश किया। इस तरह से ना ऑडियंस को ज़्यादा लोगों तक ना पहुंचाने का फ़ायदा भी हुआ। लेकिन डॉक्टर बगिट ने अपने ना बोगस पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ना एम्प्लॉयमेंट हासिल की और प्रमोशंस ली, जो इनको ना दूसरों से ज़्यादा फ़ायदा देगी, और ये अनएथिकल था। अक्सर क्या होता है कि जब इंग्लिश बुक का उर्दू में ट्रांसलेशंस होता है ना तो वो जो ट्रांसलेटर करना वाला होता है ना वो सिर्फ ये वाज़ेह करता है कि ये जो मुतरजम है, मतलब कि इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करने वाला है, ये इसका नाम ही है, और जो रियल ऑथर है वो ये है। तो अक्सर क्या होता है कि ट्रांसलेशंस करते हैं ना जो ट्रांसलेट कर रहा है वो ही ऑथर का नाम भी अपने साथ रिकमेंड कर देता है कि मेरा नाम छपो। इससे ये जो चीज़ होगी ना अनएथिकल कंसीडर की जाएगी। ओके, इम्पोर्टेंट इश्यूज इन प्लेजरिज्म्स की बात की जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं प्लेजरिज्म्स में। तो इन प्लेजरिज्म के ना कुछ ऑब्वियस केसेस हैं जिसमें ना बड़े ऐसे वर्बैटिम कॉपी किए गए होते हैं, और इन्हें एथिक्स बोर्ड्स आसानी से ना जज कर सकते हैं, क्योंकि ना इनका एविडेंस यूजुअली टेंजिबल फॉर्म में होता है। इंटरेस्टिंगली जो प्लेजरिज्म्स का सबसे ज़्यादा पता चलता है ना वो जनरल पब्लिक या सीनियर स्कॉलर्स के थ्रू नहीं होता, बल्कि ना स्टूडेंट्स के थ्रू होता है जो अपनी रिसर्च पेपर्स या थीसिस लिखते वक्त लिटरेचर रिव्यू करते हैं। फेयर यूज़ वायलेशंस भी होती है। फेयर यूज़ वायलेशंस की बात की जाए तो प्लेजरिज्म से ना रिलेटेड ही होती है फेयर यूज़ वायलेशंस, और ये ना अक्सर अनजाने में हो जाती है। एकेडमिक राइटिंग्स में ना यूजुअली शॉर्ट सिलेक्शंस को सही सिटेशंस के साथ क्विट करना अलाउड होता है बिना ऑथर की एक्सप्लिसिट परमिशंस के। मज़ीद आपको रिडंडेंट पब्लिकेशंस के बारे में बताया गया। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो रिडंडेंट पब्लिकेशंस कहलाती है वो जब आप अपने सेम रिसर्च को जो पहले किसी सिग्निफिकेंट आउटलेट में पब्लिश हो चुकी होती है ना बिना एडिटर्स या पब्लिशर्स की परमिशंस के ना दोबारा सबमिट करते हैं, और ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अलावा पीयर रिव्यूज़ के वक़्त ज़ाया या पीयर रिव्यूज़ का वक़्त भी ज़ाया करते हैं और जर्नल्स के स्पेसिस भी ले लेते हैं। तो ये रिडंडेंट पब्लिकेशंस होती है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि आपसे स्टूडेंट से पूछा जा सकता है रिडंडेंट पब्लिकेशंस क्या होती है। आगे है इस्लामी पब्लिकेशंस, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसमें तो मैंने जो है ना जो मेन पॉइंट्स हैं इनको मैंने हाईलाइट कर लिया। इस्लामी या समटाइम्स ब्लॉगना पब्लिकेशंस क्या होती है। अच्छा, ये जो ब्लॉगना लफ्ज़ है ना ये एक दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया था स्टूडेंट से, तो उसने पेपर जब साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट में शेयर किया था देन
ये भी जो था मैंने कैच कर लिया था। और स्टूडेंट पूछ रहे थे ये कहाँ पे है, ये ब्लोगना वर्ड कहाँ पे है। तो ये अब आप स्टूडेंट्स इसको ना अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा कि ब्लोगना वर्ड जो है वो इस्लामी का दूसरा नाम है। ओके, इस्लामी का दूसरा नाम क्या है, ब्लोगना। ओके, तो इसमें बताया गया कि ये एक और प्रैक्टिस है जिसमें ना ऑथर अपनी एक रिसर्च स्टडी को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर अलग आर्टिकल्स की शक्ल में ना पब्लिश करता है। इसका मकसद सिर्फ अपनी पब्लिकेशंस की नंबर बनाना होता है, और ये एथिकल इश्यूज से क्रिएट करता है क्योंकि ना फाइंडिंग्स की वैल्यूज़ को डिस्टॉर्ट किया जाता है और एडिटर्स और रिव्यूज़ के वक्त ज़ाया होती है जब एक आर्टिकल से काम हो सकता है। ओके, आगे है अवॉइडिंग प्लेजरिज्म्स। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है जब आप अपना मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप दूसरे रिसर्चर्स की पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड वर्क का रेफरेंस देते हो ताकि ना अपने आइडियाज़ को सपोर्ट कर सकें। लेकिन कई बार ना रिसर्चर्स प्लेजरिज्म का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या एक्सीडेंटली। प्लेजरिज्म को सीरियस मिसकंडक्ट और प्रोफेशनल्स इन्फ्रिंगमेंट माना जाता है, इसलिए ना ऑथर को हर सोर्स को सही तरीके से क्रेडिट देना ज़रूरी होता है। आगे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म्स हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले है कंप्लीट प्लेजरिज्म्स या इंटेलेक्चुअल थेफ्ट प्लेजरिज्म्स। ये पहली टाइप है। इसमें यह होता है ये है कि जब आप दूसरों का काम अपने नाम से सबमिट कर देते हैं तो ये कंप्लीट प्लेजरिज्म्स या इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कहलाता है। आगे दूसरी जो टाइप है प्लेजरिज्म्स की, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म्स के नाम से है। तो जब आप गलत या नॉन एग्जिस्टेंट सोर्स को रेफरेंस करते हैं या मिसलीडिंग सिटेशन से देते हैं, और ये तब होता है जब ऑथर सिर्फ प्राइमरी सोर्स को साइट करता है बिना सेकेंडरी सोर्स को साइट किए और जहाँ से ना इंफॉर्मेशन से ली गई होती है। आगे है वर्बैटिम प्लेजरिज्म्स। वर्बैटिम प्लेजरिज्म्स की बात की जाए तो जब आप किसी की लिखी हुई बात को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेते हैं बिना क्वेट या सिटेशंस के, तो ये वर्बैटिम प्लेजरिज्म्स होगा। सेल्फ प्लेजरिज्म्स की बात की जाए तो अपने पुराने पब्लिश्ड काम को बिना एट्रीब्यूशन के दोबारा से यूज़ करना, ये सेल्फ प्लेजरिज्म्स में काउंट होगा। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म्स की बात की जाए तो जब आप किसी और की राइटिंग को थोड़ा बदल कर अपना बना लेते हैं या सिर्फ सिनोनिम्स का यूज़ कर लेते हैं, तो ये पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म्स में आएगा। समटाइम्स सेंटेंस को ना अपनी मतलब कि पैराफ्रेज कर लेते हैं, तो तब ये पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म्स में काउंट होगा। आगे है मोसेक पैच वर्क प्लेजरिज्म्स। तो जब आप दूसरों के फेजेस या टेक्स्ट को अपना काम में इनहेरेंटली करते हैं या मतलब कि दाखिल करते हैं, तो ये मोसेक पैच वर्क प्लेजरिज्म्स में काउंट होगा। अक्सर ना इनका डिफरेंशिएट पूछा जाता है, सेल्फ प्लेजरिज्म्स या वर्बैटिम प्लेजरिज्म्स में क्या डिफरेंस है एग्जाम में। तो ये आपको अच्छे से मेमोराइज करना आप स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजरिज्म्स का एक दो क्वेश्चंस या एमसीक्यूज लाजमी लग जाते हैं। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको ना ये प्लेजरिज्म्स को लेकर ना कुछ मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता दूं कि प्लेजरिज्म को ना अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी का काम या आइडिया यूज़ करना हो ना तो उसे सही तरह से साइट करना और एक्नॉलेज करना चाहिए, और ये एथिकल मिसकंडक्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है ना, जो प्लेजरिज्म्स की वजह से होता है। और रिसर्चर्स को इसके बारे में ना हमेशा अवेयर रहना चाहिए प्लेजरिज्म्स को लेकर। अब आते हैं डाटा मैनिपुलेशंस की तरफ। तो इसमें आपको बताया गया कि डाटा मैनिपुलेशंस एक ऐसा अमल है जिसमें ना साइंटिफिक डाटा को फॉरवर्ड किया जाता है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे के बेहुदगी से प्रेजेंट किया जाता है। नंबर 3 पे या फिर उसे ना एकेडमिक रूल्स को इग्नोर करते हुए चेंज किया जाता है। वाई रिसर्च मैनिपुलेट डाटा, मतलब रिसर्च डाटा मैनिपुलेट क्यों करती है।
नंबर 1 पे कि डाटा में ना इनएक्यूरेंसी को दूर करना या डाटा कलेक्शन को ना आसान बनाने के लिए रिसर्चर्स कभी कभी ना डाटा को फोर्ग या चेंज कर लेते हैं बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। सेकंड नंबर पे ये जो मैनिपुलेशंस एक सब्जेक्ट की परसेप्शंस को डिस्टॉर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ना फॉल्स थ्योरीज बुलेट हो सकती है और फिर वो टेस्ट की जा सकती है। अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे के अगर एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेटेड डाटा पर बेस हो तो ये ना रिस्की और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा मैनिपुलेशंस, इसमें ना आपको बताया गया कि डाटा मैनिपुलेशंस के नुकसान को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे डिसएडवांटेजेस फॉर द ऑथर या रिसर्च, और नंबर 2 पे डिसएडवांटेजेस फॉर द कम्युनिटी। आगे है डिसएडवांटेजेस फॉर द ऑथर या रिसर्च। इसमें आपको ना फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर रिसर्चर्स क्वेश्चनेबल से डाटा या रिजल्ट प्रेजेंट करता है तो इसकी ना रेपुटेशंस पर और ट्रस्ट रिसर्च फील्ड में लॉस हो सकता है। और नंबर 2 पे है कि वो ना अपने आप को ना साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से बैन हो सकता है, अपने आप को बैन भी करवा सकता है। और नंबर 2 पे कि अगर रिजल्ट बाद में गलत या डेंजरस साबित हो तो इससे ना रिसर्च को तो क्या होता है कि रिसर्चर को फिर जेल में भी जाना पड़ सकता है। और नंबर 4 पे कि इससे राइवल कोलीग्स और कम्युनिटी में ना डिफेमिंग और ह्यूमिलेशंस भी हो सकती है। ओके, आगे है डिसएडवांटेजेस फॉर द कम्युनिटी। इसमें आपको नंबर 1 पॉइंट पे बताया गया कि जब हमारी कम्युनिटी मतलब लोग गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह रिसर्चर्स को ना एक्सपर्ट समझती है और अगर इन्हें गलत रिजल्ट दिया जाए, मतलब कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को कंपनीज को जो है ना वो रिजल्ट गलत दे दिया जाए तो ये ना काफ़ी डेंजरस और मिसलीडिंग भी हो सकता है। नंबर 2 पे कि गलत कंसेप्ट और रिजल्ट टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने के अलावा लोगों की जान को भी ख़तरे में डाल सकती है। तो ये भी होता है डाटा मैनिपुलेशंस की वजह से, ये बहुत बड़ा सीरियस रीजंस होती है, सीरियस सिवियरिटी होती है। और लास्ट में जो पॉइंट है, डाटा मैनिपुलेशन से ना कम्युनिटी या कंट्री की ग्रोथ रुक सकती है और गलत डाटा के बेस पर किए गए रिजल्ट रियल लाइफ प्रैक्टिसेस में फेलियर का सबब बन सकती है। इमेज मैनिपुलेशंस, इसमें आपको बताया गया कि इमेज मैनिपुलेशंस भी रिसर्च में ना एक एमर्जिंग टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट बन गई है। लगभग 4% पेपर्स में ना सस्पिशियस इमेजेस आल्टरेशन से देखा गया है। इमेज को मॉडिफाई करना प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है, लेकिन रिसर्चर्स को ना इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि इमेज मैनिपुलेशन से रिजल्ट की इंटरप्रिटेशंस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इमेज मैनिपुलेशंस की ना कुछ कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे है एक्सेप्टेबल, इमेज को ना सिर्फ पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉर्मेट करना। नंबर 2 पे इनअप्रोप्रिएट, इमेज को ना मॉडिफाई किया जाता है, इमेज को ना मॉडिफाई किया जाता है बिना रिजल्ट को बदले, बिना रिजल्ट को चेंज किए या बदले, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना या कंट्रास्ट को बढ़ाना या बदलना। आगे है अच्छा, आगे है फ्रॉडलेंट। इसमें आपको बताया गया है कि इमेज को ना इस तरह से मॉडिफाई करना कि इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट पर ना फ़र्क आए, जैसे कि एक नेगेटिव कंट्रोल लाने से ना, एक नेगेटिव कंट्रोल लाने से बैंड को रिमूव करना होता है। ओके, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि साइंटिस्ट को ना अपने इमेज मैनिपुलेशंस के टाइप का ख्याल रखना चाहिए ताकि ना रीडर्स को ना गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। और नंबर 2 पे के रीजनल अनअल्टरेटेड इमेज का कॉपी रखना मिसकंडक्ट के एक्यूजेशन से बचने का एक अच्छा तरीका है। रिसर्चर्स को ना अपनी अनप्रोसीड इमेज डाटा फाइल को ना फाइनल प्रोसेस्ड इमेज के कंपैरिजंस के लिए रखना चाहिए है। ओके, अब आते हैं रिसर्च रिप्रोड्यूसिबिलिटी की तरफ। तो इसमें आपको बताया गया है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिसर्च के लिए ज़रूरी है ताकि ना फाइंडिंग्स को
वैलिडेट किया जा सके। व्हाट इज़ रिप्रोड्यूसिबिलिटी? इसमें आपको बताया गया है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि अगर एक रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज करके फिर भी वो ही फिनोमेना डुप्लीकेट कर सके, जबकि रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर सेम कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो ही रिज़ल्ट मिले, और ये ज़रूरी है कि रिसर्च रिप्रोड्यूसिबल हो, लेकिन ना रिसर्चर्स अक्सर ना पब्लिश्ड रिजल्ट को रेप्लिकेट नहीं करते। तो ये डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए है कि एक है रिप्रोड्यूसिबिलिटी और दूसरा है री रेप्लिकेबिलिटी। ये जो डिफरेंशिएट है ना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। और ये यहाँ से लेके ओवरऑल जो है वो यहाँ तक बनता है। ओके, रेप्लिकेट और या रेप्लिकेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये डिफरेंशिएट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मायने और मतलब आप स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। ओके, आगे जो है वो आप स्टूडेंट्स को कुछ ना रिप्रोड्यूसेबल रिसर्च कैसे बनाएं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो डिटेल एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स लिखें जो समझें, नंबर 1 पे कि डिटेल एक्सपेरिमेंट प्रोटोकॉल्स लिखें जो समझने और इम्प्लीमेंट करने में आसान हो। और नंबर 2 पे कि रिसर्च आउटपुट्स को ओपन एसेस रिस्पायरेटरी में शेयर करें ताकि ना दूसरी रिसर्चर्स को एसेस हो सके। और नंबर 3 पे कि एक्सपेरिमेंट्स को वेरिएशंस के साथ ना करें ताकि ना फाइंडिंग्स का रिबस्टनेस बढ़ सके। और नंबर 4 पे कि डाटा फैब्रिकेशंस या मैनिपुलेशंस से बचा जाए। आगे कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको दी गई है कि रिप्रोड्यूसेबल रिसर्च हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि ना अक्सर ना फॉलोइंग चीज़ें मतलब कि मंदरजा झैल जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी? फॉल्स पॉजिटिव इन पब्लिश्ड रिसर्च, और नंबर 2 पे डाटा क्वालिटी ऑफ डाटा एंड डाटा एनालिसिस, और नंबर 3 पे पुअर स्टडी डिज़ाइन, और नंबर 4 पे मिस्ड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, और नंबर 4 पे ओमिटेड डाटा पॉइंट्स। ओवरऑल ये सारी बातें ना डाटा और रिसर्च को मैनिपुलेट या मिसइंटरप्रेट करने का नुकसान को समझाने में मदद करती हैं, ताकि ना हम एकेडमिक और रिसर्च इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं, क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीच बीच में मैं वैसे आप स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी इसका ना रिव्यू कर देता हूँ कि आपसे क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इन द स्टार्टेड जैसे कि प्लेजरिज्म्स के बारे में आप स्टूडेंट्स को इस लेसन में बताया गया है। तो प्लेजरिज्म में आप प्लेजरिज्म्स की टाइप्स और डेफिनेशंस लाजमी तौर पर जो है मेमोराइज कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। और प्लेजरिज्म्स अच्छा जो रिसर्च है मिसकंडक्ट होती है किस तरह से? 3 तरह से होती है, फाल्सिफिकेशंस की वजह से, फैब्रिकेशंस की वजह से और प्लेजरिज्म्स की वजह से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। ओके, और जब रिसर्च कर रहे हो तो तब ही ये पॉइंट को आप अपने ज़हन में स्टूडेंट्स रखिएगा जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। आमतौर पर यह है कि चैट जीपीटी का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यह है कि उसमें ना आप अपनी सेल्फ राइटिंग को यूज़ करें, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, उसको समझें, फिर अपनी उर्दू में टाइप कर लें, दैन उर्दू को ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। उससे ये होगा कि प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाएगा ओवरऑल मैक्सिमम। आगे प्लेजरिज्म्स और अनफेयर यूज़ किस तरह से होता है, मतलब कि प्लेजरिज्म को किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है या गलत इस्तेमाल हो जाता है प्लेजरिज्म्स की वजह से, तो ये इसमें बताया गया। तो इसमें जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है बस यही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने डॉक्टर पीएचडी प्रोफेसर रॉब बगित की एग्जांपल को मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, ये एक्चुअल में मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से अगर आपसे एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए कि अगर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कोई आर्टिकल या कोई रिसर्च ट्रांसलेट हो तो क्या प्लेजरिज्म का इशू आता है या फाल्सिफिकेशंस का इशू आता है या फैब्रिकेशंस का जो है वो इशू आता है, तो ये प्लेजरिज्म का इशू आएगा। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल हाईलाइट की है।
मज़ीद ये कि प्लेजरिज्म्स में किस टाइप के अहम इश्यूज़ होते हैं। तो ये रेडंडेंट पब्लिकेशन एक टाइप थी, और इस्लामी और समटाइम उसको ब्लोगना पब्लिकेशंस भी कहते हैं, ये दूसरी टाइप है प्लेजरिज्म्स की। तो ये दो टाइप्स भी पूछी जाती हैं और इनके मतलब भी पूछे जाते हैं, तो इनको इन दोनों टाइप्स को ना लाजमी याद रख लेना आप स्टूडेंट्स। प्लेजरिज्म की ये दोनों टाइप लाजमी याद रख लेना। अच्छा, प्लेजरिज्म को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, कोई से 2 या 3 स्टेप्स बताएं। तो ये है तो ये 2 स्टेप्स ही हैं, सॉरी ये 2 नहीं है, हम ये काफ़ी स्टेप्स हैं। तो इनमें से बस जो आपको आसानी से याद रहें तो इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना। ओके, तो ये लाजमी तौर पर मुझे आई थिंक थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी मरतबा जो है वो प्लेजरिज्म का घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में, कभी एमसीक्यूज़ में 2-3 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, कभी शॉर्ट या लॉन्ग एक्सेट्रा। तो इस तरह से ना आप स्टूडेंट्स अपनी फुल प्रिपरेशंस कर लीजिएगा। ओके, प्लेजरिज्म्स को लेकर, इसकी टाइप्स को लेकर, और किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है इश्यूज़ को, प्लेजरिज्म के इश्यूज़ को। और मिसकंडक्ट किस तरह से होती है रिसर्च में, 3 तरह से होती है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा मैनिपुलेशन से में क्या होता है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैनिपुलेट क्यों होता है रिसर्च में, रिसर्च डाटा में, या रिसर्चर जो है वो डाटा को मैनिपुलेट क्यों करते हैं। तो ये कोई से 2 या 3 रीज़न्स बताएं। तो ये 2-3 रीज़न्स आप अच्छे से ना मेमोराइज़ कर लेना, अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स। डाटा मैनिपुलेट हो जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक ऑथर या रिसर्चर्स को नुकसान होता है, दूसरा कम्युनिटी को नुकसान होता है। उस वाली कम्युनिटी को नुकसान होगा जो जिस पर वो रिसर्च पब्लिश हुई है। सपोज अगर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी है, एक अदारा है, और साइकोलॉजिस्ट काफ़ी काम करते हैं इस अदारे में, और कोई भी रिसर्चर्स उठ कर हमारे अदारे पर रिसर्च कर लेता है और कुछ ऐसे गलत सिग्निफिकेंस वाज़े कर लेता है या डाटा को मैनिपुलेट कर लेता है, और उस रिज़ल्ट की बेसिस पर हमारी जो कम्युनिटी है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, ये टारगेट में आ गई है, तो लोग हमें गलत समझेंगे, तो फिर हमें भी नुकसान होगा। तो ये जो है ना वो 2 तरह के नुकसान होते हैं डाटा मैनिपुलेशंस की वजह से। तो इनको आप अच्छे से मेमोराइज या रिमेंबर कर लेना स्टूडेंट्स। और अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑथर रिसर्चर्स किस तरह से जो है, ऑथर या रिसर्चर्स किस तरह से नुकसान उठाते हैं डाटा मैनिपुलेशंस की सूरत में। ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह कम्युनिटी है जो है वो किस तरह से नुकसान उठा सकती है कोई भी कम्युनिटी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेज मैनिपुलेशन से क्या मतलब है। अच्छा, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। इमेज मैनिपुलेशंस भी पूछा जा सकता है, और इमेज मैनिपुलेशन ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है। ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, और ये जो ऊपर वाली लाइन थी इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इनअप्रोप्रिएट कैसे होता है, मतलब कि कोई भी इमेज की मैनिपुलेशन किस तरह से होती है। तो कोई 3 से मेथड बताएं। तो ये जो 3 से मेथड है इनको अच्छे से आप स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। फ्रॉडलेंट को भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अब आया जाए नीचे, तो रिसर्च रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिप्लिकेबिलिटी, ये डिफरेंशिएट जो है ना अच्छे से आप स्टूडेंट्स से याद रख लेना। और रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च किस तरह से होनी चाहिए रिसर्च वर्क में। तो ये कोई 3 से मेथड बताएं या कोई प्रोसेस बताएं। तो ये 3 मैंने हाईलाइट किए पॉइंट है, इनमें से 2 या 3 जितना आप याद रख सकते हैं इनको अच्छे से याद कर लेना। और फर्दर ये कि जो किस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च नहीं होने चाहिए हमेशा से, या नॉट ऑलवेज जो इनकरेक्ट होती है। तो वो कोई 3 से पॉइंट्स बताएं। तो इसकी जो है ना, या कोई सी एग्जांपल्स दें। तो कोई सी एग्जांपल आप जो है वो यहाँ से दे सकते हैं, कोई सी भी उठाकर एग्जांपल पेपर में ओवरऑल। तो ये था आपका लेसन का ओवरव्यू। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। लेसन नंबर 39 कैसा लगा आप स्टूडेंट्स को लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।